जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जो ये एडुटेरिया सीरीज हम लोग चला रहे हैं 7500 क्वेश्चन का, वो आज सेट नंबर हम लोग 3 और 4 देखेंगे। एक दिन में 2 सेट हम लोग कंप्लीट करते हैं। डे 2 आज हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आप लोग जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिस्कशन आपको करते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप एक बुकलेट ले लीजिए, उस पर नोट डाउन कीजिए कॉपी पे, ठीक है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था, सर आप ना क्वेश्चन जो भी फैक्ट बताते हैं उसको इसी पे लिख दिया कीजिए। तो आज के एक पेज में हम लिखे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो क्या आपको ये तरीका ठीक लगेगा क्या? देखिए, तो ये तरीका, इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब स्पेस यहाँ पे कम है। स्पेस कम होने के बाद के कारण बहुत ही दिक्कत हो जाती है। उससे हम बहुत सारा फैक्ट आपको बताते रहते हैं, ठीक है। उसको आप सुना कीजिए, लिखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि पंजाब विलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आज का, हाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप जानते हैं कि जब डहलोजी आए थे यहाँ पर भारत में, तो उन्होंने क्या किया था, सभी राज्यों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में करते थे, सभी राज्यों का, ठीक है। तो पंजाब का भी विलय करवाया गया था। तो इसमें क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, वो हमें जानना है। तो 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की गई, पंजाब राज्य को समाप्त कर दिया गया। ये एकदम सही बात है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, एकदम सही है। दिलीप सिंह को आपको 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे करके भेज दिया गया। ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ये डाटा एकदम से गलत है। बाकी और सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो सब सही है। पंजाब के बारे में हम कुछ और फैक्ट आपको बताते हैं। पंजाब के बारे में अगर बात करते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे, तो उस समय में पंजाब का संरक्षण एक्चुअली महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में था। आगे चल कर के इनका वंशज वगैरह ये सब आए थे, दिलीप सिंह वगैरह। ये आपको सुरपिचिया मिशन से क्या से संबंधित है, याद रखिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है किस मिशन से संबंधित है। और भी फैक्ट हम आपको पंजाब से रिलेटेड बताते हैं। आप देखते होंगे कि टोटल 10 गुरु है सिख धर्म के। कितने गुरु हैं? 10 गुरु है। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु है। 10वें गुरु है, जिनका जन्म कहाँ हुआ? पटना में हुआ है, पटना साहिब में। अगर गुरु नानक की बात करते हैं तो प्रथम गुरु थे गुरु नानक, जिनका जन्म आपको तलमंडी में हुआ था, अभी जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। आपको एक चीज और क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, सिख धर्म के 2 गुरु ऐसे थे जिनके मुगल शासकों ने जिनको क्या किया था, फांसी मतलब कि मृत्यु दंड दिया था। जैसे गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, उनको जहांगीर ने मार दिया। और गुरु 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे, उनको कौन? औरंगजेब ने मार दिया, ठीक है। ये सब फैक्ट जो भी एक्स्ट्रा हम बताते हैं उसको ध्यान में रखा कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन है साथियों, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई में महिलाओं ने भाग लेना स्टार्ट किया था? किस वर्ष से स्टार्ट किया था ये भाग लेना? तो 1800 आपको 89 से स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। 89 से मतलब 4 साल बाद कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो आपको 1885 में हुआ था। ए ओ हुम के द्वारा आपको किया गया था, ठीक है ना। ए ओ हुम के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना, याद रखिएगा। एक बात और हम बता देते हैं आपको कि 4 साल बाद, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन जब भी बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी सबसे पहली? याद रखिएगा 1917 में एनी बेसेंट जो थी पहली महिला बनी थी। अगर भारतीय महिला के बारे में बात किया जाएगा तो सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में और भी फैक्ट जानते हैं। दादा भाई नौरोजी जो थे 3 बार यहाँ पे क्या बने थे? कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे 3 बार, याद रखिएगा। अच्छा, अबुल कलाम आजाद जो थे सबसे ज्यादा लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के, ठीक है। याद रखिएगा ये भी पॉइंट आपको। कांग्रेस में आपको पूछेगा गांधी जी ने कौन सा अधिवेशन किया था, कौन सा? तो 1924 का अधिवेशन, आपको बेलगांव अधिवेशन किए थे 1924 का, याद रखिएगा इस फैक्ट को। जो फैक्ट इंपोर्टेंट हम बता रहे हैं। 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, ठीक है। नरम दल गरम दल अलग हो गए थे, ठीक है। सूरत अधिवेशन। अच्छा, 1916 में जो हुआ था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 में होता, जिसमें दोनों दल अलग हो गया था। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, याद रखिएगा,
उसमें क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल जो है दोनों एक जगह हो गया था। ठीक है साथियों, ये सब फैक्ट आप याद रखिए। कांग्रेस से और भी फैक्ट बताने के लिए बता सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में इंगित किया गया है, मतलब सही क्रम में सजाया गया, ये पॉइंट बताया गया है। तो मार्ले मिंटो सुधार, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव और जलियांवाला बाग त्रासदी। तो मांटो मिर्लो कब आया था? 1909 में ये था। आपसे एक क्वेश्चन और बनेगा, हम आपको बताते हैं। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ये बता देते हैं। पहले इसका आंसर ये हो जाएगा, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? थर्ड का आंसर आपका सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। मार्लो मिंटो पहले था, आपको जलियांवाला बाग था, गांधी इरविन था, उसको अगस्त प्रस्ताव। हम आपको समझाते हैं। मार्लो मिंटो जो था 1909 में आपको था मार्लो मिंटो। अच्छा, सांप्रदायिकता का आधार यही माना जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, कर्जन को माना जाता है, उसके बाद मार्लो मिंटो आया था। गांधी इरविन जो था, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था। आप सभी जानते होंगे, उसमें गांधी जी ने आपको बहुत सारे सूत्री मांगे रखे थे और उसमें बताए गए थे कि हमें ये सब चीज आप अगर मान रखते हैं तब हम समझौता कर देंगे। तो गांधी इरविन समझौता आपको हुआ था 1931 में। एक्चुअली हुआ क्या था कि गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, उन्हें गांधी जी को बार बार बुलाया जा रहा था इंग्लैंड, लेकिन गांधी जी जा नहीं रहे थे। पहले इरविन समझौता किए थे, उसके बाद हुआ था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बारे में आप लोग जानते हैं, 1942 में हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव का डेट भी आपको पूछ लिया जाता है, कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने इसी में आपको करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। अच्छा, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का भी नारा इसी में दिया गया था। ठीक है, याद रखिए कि ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है, त्रासदी जो है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा, 1919 को हुआ था। तो 9 के बाद क्या आएगा? 19 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 42 आएगा। ठीक है, ऐसे ही सी आंसर सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में आप सभी जानते होंगे किसने ऑर्डर दिया था? तो ओ डायर। ओ डायर, ऑर्डर मतलब ओ डायर ने ऑर्डर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। अच्छा, उधम सिंह जो थे, इसमें उधम सिंह जो थे, उनका उम्र मात्र 13 वर्ष का था। उन्होंने आगे जाकर के डायर का क्या किया? मृत्यु जाकर के इंग्लैंड में कर दिया, मृत्यु जाकर के वहां पे कर दिया उनका मृत्यु। ठीक है, तो बहुत सारा फैक्ट है वैसे, लेकिन आप लोग देखते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके प्रशंसा पर की गई थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने प्रशंसा की थी? तो किसने की? 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अब हमको बताते हैं कुछ फैक्ट। जिस जवाहरलाल नेहरू का एक बुक है, याद रखिएगा, भारत की खोज, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल कलाम आजाद के बारे में आप लोग जानते होंगे, सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस का। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं साथियों? इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। भारत के सबसे प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने थे। ठीक है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था? तो यह करने वाले कौन थे? 5वां का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। लाल बाल पाल के बारे में जानते होंगे, ये सब गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। ठीक है, लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय जो थे हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए। ठीक है, ये सब थे गरम दल के नेता। अब इसके बारे में हम आपको फैक्ट बताते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए ये सब फैक्ट देखिए, हम लिखे क्या है इसमें? मराठा। 2 इनका पत्रिका का नाम आप याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक का, एक तो मराठा, एक केसरी। मराठा को किस भाषा में लिखा गया है? तो इंग्लिश भाषा में लिखा गया, अंग्रेजी। और केसरी को मराठी भाषा में लिखा गया है। याद रखिएगा, दोनों कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। सचिंद्र नाथ सन्याल के बारे में समझिए। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक गुरु कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानते हैं। ककोरी कांड, सैंडर्स की हत्या, ठीक है, ये सब कौन किए थे? आपको चंद्रशेखर आजाद किए थे। ठीक है, मास्टर सूर्य सेन कौन थे? चटगांव आपको शस्त्रागार पर कब्जा किए थे। चटगांव शस्त्रागार कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है साथियों, ये सब फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता था आपको, 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको मातंगनी हजारा। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उषा मेहता के बारे में आपको जानना चाहिए। 1942 में आपको गुप्त रेडियो के द्वारा क्या करती थी, या लोगों में प्रचार प्रसार करती थी। ठीक है, लोगों में राष्ट्र की भावना को जागृत करती थी उषा मेहता। यहाँ तक कि बीपीएससी भी इस क्वेश्चन को टच कर दिया है, पूछ दिया है कि बताइए किस स्वतंत्रता सेनानी ने गुप्त रेडियो द्वारा भारतीय आंदोलन की प्रचार करती थी? उषा मेहता। लक्ष्मी सहगल के बारे में जानते हैं? आजाद हिंद फौज जो थी उसकी अधिकारी थी। आजाद हिंद फौज जो थी आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक आजाद हिंद फौज आप लोग जानते होंगे, सिंगापुर से संचालन की जाती थी। उन्हीं में एक आपको अधिकारी रैंक पे थे। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दीनबंधु का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, तो आपको बता देते हैं, इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। अच्छा, ज्योतिबा फुले के द्वारा 2-4 फैक्ट हम और जान लेते हैं साथियों। ज्योतिबा फुले जानते हैं? ज्योतिबा फुले महिला शिक्षा को आंदोलन क्रांति लाने के लिए सबसे बड़े योगदान किसका है? ज्योतिबा फुले का है। आपको पता होगा किसी को महिला को भी नहीं पढ़ा दिया जाता था, पढ़ने दिया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले द्वारा। अच्छा, एक पुस्तक है गुलामगिरी। याद रखिएगा, गुलामगिरी ये किसके द्वारा लिखे गए? ज्योतिबा फुले के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। BR अम्बेडकर के बारे में समझते हैं साथियों। 14 अप्रैल को इनका क्या हुआ था? जन्मदिन मनाया जाता है 14 अप्रैल को। अच्छा, बहिष्कृत समाज इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। अच्छा, पूछेगा आपसे कि बताइए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानते हैं? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना है, इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं मेरे साथियों। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो क्या हो जाएगा सही आपका कालानुक्रम क्या हो जाएगा साथियों? आपको 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 3 2 4। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रुतमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बारे में निम्नलिखित कथन क्या हो जाएगा? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, रानी रुद्रमा वारंगल काकतीय वंश की चौथी आपको शासिका थी। इसमें ज्यादा डिस्कशन करने वाला कुछ है नहीं। चलिए, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आपको सारी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना होता था। ठीक है, देखिए मध्यकालीन वाला बहुत सारा फैक्ट आपको ऐसे ही पूछ दिया जाएगा, जैसे मध्यकालीन में बहुत सारा फैक्ट होगा ऐसे ही पूछेगा कि उसका संबंध किससे। जैसे मान लीजिए पन, आपको प्राचीन इतिहास में पन का संबंध किससे हो जाएगा? तो पन का संबंध किससे होता है? रुपया से होता है। ठीक है, ऐसे ही करके आपसे क्वेश्चन फंसाया जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा, दंडवत एवं प्रभु सम्राट के पैर चूमना प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया था। एकदम गलत है। बलबन ने चांदी का टका और तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। एकदम गलत है। देखिए, ये किए थे ये काम और ये किए थे ये काम, मतलब एक दूसरे को उल्टा कर दीजिएगा ना तो एक ना तो दो आंसर हो जाएगा। लेकिन सिजदा एवं पेबोस वाला ये काम किए थे बलबन, और ये जो चांदी का टका तांबे का जीतल जो है ये किए थे इल्तुतमिश। दोनों के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इल्तुतमिश को वास्तविक आपको संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गुलाम वंश के। अच्छा, चालीसा दल जो थे, चालीसा दल के स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। बलबन ने रक्त एवं लोह की नीति लागू किया था और चालीसा दल को क्या किया था? खत्म किया था। नवरोज के त्योहार मनाना किसने स्टार्ट किया था? तो बलबन ने किया था। याद रखिएगा, ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन सही अनुक्रम है? प्रशासनिक विभाजन का सही यहाँ पर
अनुक्रम पूछा गया है, सही सही अनुक्रम यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा वो देखते हैं। 12 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भुक्ति विषय विधि ग्राम, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप देख लेते हैं गुप्त कालीन की यहाँ पे बात की गई है, गुप्त काल के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत का स्वर्ण युग आपको किसको कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। अच्छा, कुमार गुप्त जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के आपको स्थापना करवाए थे, कुमार गुप्त। समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे सबसे इसमें महत्वपूर्ण सम्राट हुए थे। इनके दरबार में आपको कालिदास रहते थे, आर्यभट्ट जो थे वो भी रहते थे। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर आपको ए हो जाएगा, होयसलर मंदिर। मंदिरों के बारे में बात करते हैं मेरे साथियों, तो जैसे ये मेरा प्यारा भारत है, प्यारा भारत है। अब दक्षिण भारत में देखिएगा 3 चीज भारत जाना जाता है, 3 चीज के लिए भारत में रूप से जाना जाता है। आप देखिएगा कि ये उत्तर वाला जो भाग है यहाँ पर, ये दिल्ली वाला और आपको राजस्थान वाला, ये किला के लिए, राजस्थान में रूप से किला के लिए जाना जाता है। एक से एक फोर्ट वहाँ पे मिलेगा जो भी घूमने के लिए लोग आते हैं। और आपको दिल्ली वाला क्षेत्र में मिलेगा मुगल काल के स्थापत्य कला, जैसे कि हो गया ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब चीज मिलती है। वहीं पर अगर दक्षिण भारत में अगर बात कीजिएगा तो दक्षिण भारत में क्या मिलता है, तो मंदिर बड़े बड़े मिलेंगे, जैसे मीनाक्षी मंदिर हो गए, ठीक है, बड़े बड़े मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब मंदिर की 3 शैली होती है मेरे साथियों। एक होती है नागर शैली। नागर शैली किसको कहते हैं, ऐसे करके बना दीजिए सिंपल मंदिर, ऊपर ऐसे कर दीजिए, जो कि हमारे इधर जो बिहार में, यूपी में, ये सब जगह पे देखने के लिए मिलता है। एक होता है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली कैसी होती है, जो कि आपको साउथ में देखने के लिए मिलती है, ऐसी शैली, ऐसे करके मंदिर देखे हैं, ऐसे करके मंदिर, वो होती है द्रविड़ शैली। एक होता है बेसर शैली, जिसमें अब देखिएगा कि ये वाला भी स्ट्रक्चर रहता है, ऊपर जाके ये वाला भी हो जाता है, उसको बोलते हैं बेसर शैली, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भावभूति हस्तिमल तथा समेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, नाट्यकार, नाट्यकार, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी है, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र। अब देखिए प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना उसको क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। आपको एक बात समझिए, एक बात समझिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि हम लोग सब चीज से संपन्न है, समाजवादी मतलब कि लोगों में क्या होना, सब भाईचारा का भावना, पंथ निरपेक्ष, कोई यहाँ पे धर्म नहीं है कि धर्म के अनुसार से देश चलेगा। लोकतांत्रिक मतलब कि हम लोग का लोकतंत्र, लोकतंत्र गणतंत्र में अंतर दोनों में होता है, राजतंत्र में अंतर होता है। राजतंत्र में होता है राजा के बेटा राजा होता है, गणतंत्र में, लोकतंत्र में होता है आप वोट दे करके सरकार बना सकते हैं, ठीक है साथियों। प्रस्तावना के बारे में हमें, प्रस्तावना में से पॉइंट कहीं से भी आपको पूछ लिया जाएगा, प्रस्तावना में बताइए, आपको ऐसे ही देख के पॉइंट दे देगा, बीच बीच में छोड़ करके आपको पूछा जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सत्य है, ये पूछा गया है, ठीक है। 16 का आंसर अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष निर्वाचन सदस्य गठित होते हैं। पंचायत का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 साल है। पंचायती राज आपको संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के ये सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, पंचायती राज के बारे में बात की गई है, ये कब लागू हुआ पता है आपको, ये लागू हुआ आपको 73वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है। अच्छा, पहला राज्य जो था राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। अच्छा, पंचायत की जो है सपना किसने देखा था, पंचायत के बारे में सबसे पहले बात किए थे गांधी जी बोले हैं त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होते, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय, आपसे पूछेगा कि बताइए किनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया गया। आपको एक चीज और बता देते हैं, बहुत सारा राज्य भारत में ऐसे हैं जहाँ पे 2 स्तर पे भी पंचायत है, 4 स्तर पे भी पंचायत है, 3 स्तर पर भी है, लेकिन मेन रूप से आपको 3 स्तर पे ही पंचायत देखने के लिए मिलेगा, जिला, ठीक है, प्रखंड और ग्राम, ठीक है, ऐसे करके आपको देखने के लिए मिलेगा 3 स्थान पे, जो कि आपको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये बात की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा अशोक मेहता समिति के द्वारा 2 स्तरीय पंचायत के बारे में बात की गई, 2 स्तरीय पंचायत के बारे में बात की गई थी, ठीक है। अच्छा, पंचायत के बारे में बात करते हैं तो आप लोग जानते होंगे इसमें आपको 29 विषय के बारे में बात की गई है और आर्टिकल 40 में पंचायत की चर्चा की गई, आर्टिकल 40 में पंचायत की चर्चा की गई, ठीक है साथियों। तो बहुत सारा फैक्ट उससे बनने के लिए बनता है, लेकिन ये सब फैक्टों को याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया जाता है? तो अनुसूची 7 के अंतर्गत ये किया जाता है, अनुसूची 7 में ये किया जाता है। अनुसूची 8 में क्या बात की गई है? 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख आपको किया गया है। 22 भाषाओं के बारे में, सब चीज के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाते हैं साथियों। अगर आप मेरा लुसेंट सीरीज नहीं देखते हैं, नहीं जुड़े हैं, तो उसमें जुड़ जाइए। मात्र 51 रुपया के फी में आपको पूरे लुसेंट सीरीज पढ़ाया जा रहा है और आपको हम बता देते हैं उसमें डिजिटल नोट्स दिया जा रहा है, क्यूज डेली करवाया जाता है, बहुत कुछ करवाया जाता है, ठीक है साथियों। उसको जुड़िए, बहुत फायदा आपको मिलेगा। ये सब क्वेश्चन आप वैसे ही बना दीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब के बारे में बात की गई है। अनुसूचित जनजातियों के बारे में उनको प्रावधान जो है आर्टिकल आपको अनुच्छेद 6 में किया गया है, ठीक है। और भी अनुच्छेद के बारे में आपको टोटल अनुच्छेद कितनी है, अनुसूची कितनी, माफी चाहिए, अनुसूची कितनी है? पहले 8 था लेकिन अभी 12 है, वर्तमान में कितने हैं? 12 है अनुसूची। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, क्या जारी किया जा सकता है? तो आपको बता देते हैं, समादेश, समादेश कि हम आदेश देते हैं एक तरह से, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं, भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इसे यूएसए के संविधान से ग्रहण किए हैं। आर्टिकल जो है 32 में क्या बात की गई है? तो रीट के बारे में चर्चा की गई है। रीट क्या होता है हम आपको समझाते हैं। 5 तरह के टोटल रीट होता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का यदि हनन किया जाएगा, मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक के बात की गई है। अगर किसी भी मौलिक अधिकार के बारे में हनन होगा तो आर्टिकल 32 के द्वारा आप जा सकते हैं, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के द्वारा आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है साथियों। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण रक्षक किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? 19 का क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है 51 के ए में, ठीक है। आर्टिकल 51 ए में चर्चा की गई है। वही मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं, भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई है, आर्टिकल आपको 35 से लेकर के 36 से लेकर 51 तक, मतलब टोटल 11 आपको है, टोटल 11 है, ठीक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ा है, प्राकृतिक कर्तव्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है ये पूछेगा, आप क्या आंसर दीजिएगा? तो कमेंट कीजिएगा। तो भारत का ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? कौन सा प्रभारी है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा आपको भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो। एक बात बताइए, अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है भारत का? तो अमित शाह हो जाएगा, अमित शाह हो जाएगा। पूछेगा भारत में वर्तमान में आपको विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर। सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के सबसे सर्वोच्च निकाय होती है, उनका फैसला लास्ट होता है। आर्टिकल आपको 124 में इसकी चर्चा की गई है। वहीं हाई कोर्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो 214 में उसकी चर्चा की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का वर्तमान सीजीआई कौन है? थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। निश्चित किए गए युग्मों को सही सुम्मिलित नहीं है, उसको सुम्मिलित करना है, उसको सुम्मिलित करना है, ठीक है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा बी। जो सुम्मिलित नहीं है उसे सुम्मिलित है। हिमालयन वन अनुसंधान आपको शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में है, वर्षा वन अनुसंधान जोहाट में है, उष्ण कटिबंधीय आपका जबलपुर में है, लेकिन आपको ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कोयला खनन के महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, कोयला के बारे में बात की गई है तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही कालानुक्रम बोल रहा है ना, सही कालानुक्रम। तो देखिए, एक के बाद हो जाएगा रानीगंज के बाद क्या हो जाएगा? रानीगंज का प्रथम उत्पादन है, रानीगंज के बाद हो जाएगा आपको डी, उसके बाद 3, उसके बाद 2। आपको इसमें हम समझाते हैं, तरीका समझाते हैं 22 का। देखिए, अगर बात करते हैं 22 में, डी इसका आंसर है।
अब देखिए क्या हो जाएगा कि कोयला कहाँ पर खनन होता है, कैसे व्यवस्थित इसको किया जाएगा, ये बात तो हो गया। कोयला के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। कोयला आपको 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। आपसे पूछेगा सबसे बेहतरीन कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट होता है सबसे बेहतरीन आपको कोयला होता है, जिसमें 80% से ऊपर क्या होती है, आपको कार्बन की मात्राएं होती है। आपसे पूछेगा सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन होता है, ठीक है, ठीक है। सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन होता है बिटुमन। तो आपसे पूछेगा सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके इस बारे में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। राजस्थान क्या है, इसके लिए प्रसिद्ध है। 3-4 स्टेट हम आपको बताते हैं जो कि सब चीज के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, याद रखिए 3-4 स्टेट का। कर्नाटक, राजस्थान जहां पर इस चीज के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि जस्ता के लिए है ही, ठीक है। आपसे पूछेगा सोना के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, सोना के लिए, तो कर्नाटक। हीरा के लिए पूछेगा, हीरा के लिए क्या कहिए क्या, तो आपको मध्य प्रदेश। अच्छा, आपसे एक चीज और पूछेगा, मखाना के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो बिहार है मखाना के लिए। मखाना बोर्ड भी अभी बनने वाली है बिहार में। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हम आपको और बताते हैं। जैसे पूछेगा बिहार में सोना सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाने की आपको संभावना है, कहाँ पे, जमुई में। कहाँ पे, जमुई में, ठीक है। आपसे और क्या क्वेश्चन पूछेगा, और आपसे अच्छा पूछेगा कोयला उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण आपको कौन सा हो जाएगा, तो झारखंड हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में आपको छत्तीसगढ़ बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना, तो 24 का आंसर हो जाएगा बी आपका, 31.02%, ठीक है, याद रखना है। 2011 की जनगणना की अगर बात करते हैं, सबसे पहले एक बात याद रखिए, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ठीक है, दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 2011 की जनगणना के बारे में बात करते हैं, तो अगर भारत में बात करते हैं, भारत में कितने परसेंट लोग शिक्षित थे, 74.04%, ठीक है, याद रखना है। अब बिहार में वही बात करते हैं 61.0 कुछ % हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। 2011 की जनगणना के बारे में और भी फैक्ट अगर बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि अभी न्यू आपको जनगणना आने वाला है, लेकिन जिस भी एग्जाम आप बैठिएगा 2011 की जनगणना से आपको क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर आपका हो जाएगा सी, रिचर्ड आपको फैनमैन को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, और रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये आपको रेखीय गति संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए, अच्छा ये जो है आपको माफी चाहेंगे, न्यूटन के तीसरे गति नियम वैसे भी हो जाएगा। आपने देखा न्यूटन के, आपको पूछेगा रेखीय गति नियम जो संरक्षण जो है या रॉकेट का एग्जाम्पल दीजिए, न्यूटन के किस गति नियम से है, तो तीसरे गति नियम से है, ठीक है, याद रखिएगा तीसरे गति नियम से। एवोगाड्रो का नियम आपको पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो गैसों से हो जाएगा, ठीक है, गैसों संबंधित हो जाएगा, याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो किसी भी ऊर्जा को ना तो आपको निर्माण कर सकते हैं, ना तो विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, संरक्षण, एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, 27 का आंसर हो जाएगा आपको ये, समुद्र की गहराई मापने में, अच्छा, कोई वस्तु यदि समुद्र में गिर जाता है, खो जाता है, तो उसको पता करने के लिए क्या चीज से हम लोग प्रयोग करते हैं, तो सोनार का यूज करते हैं, सोनार, ठीक है। सोनार क्या होता है, साउंड आपको जब चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आपको फिजिक्स में बताए थे सोनार के बारे में। ये क्या करता है, अब वो प्रवर्तित ध्वनि उसके पास आता है, जिससे पता चल जाता है कि कोई वस्तु कहाँ पर गिरा हुआ है। ध्वनि कैसे, मतलब क्या हो जाएगा, हॉटेज हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य को सुनने वाली ध्वनि कितनी है, 20 हॉटेज से लेकर 20,000 हॉटेज के बीच की ध्वनि को आपको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब श्रव्य ध्वनि किससे कहते हैं, जो नहीं सुन पाते हम लोग, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोलर सेल निम्न से किसके बने होते हैं, अर्धचालक के बने होते हैं। अर्धचालक इसमें कौन कौन होते हैं, सिलिकॉन और सिल्वर होते हैं। ये जो आप देखते होंगे व्हाइट पट्टी टाइप का होता होगा, उसमें वो क्या होता है, सिलिकॉन का पट्टी होता है, सिल्वर का पट्टी होता है, और उसके बाद उसमें सिलिकॉन जुड़ा हुआ रहता है,
जिस कारण से थोड़ा सा ये महंगा मिलता है, जिस कारण से थोड़ा सा महंगा मिलता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका आपको पीएच मान 4.5 से कम होते हैं, क्या कहलाती है? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, अम्ल वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा के लिए इंपोर्टेंट है SO2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब इंपोर्टेंट है थोड़ा सा। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, रेहोडियम। रेहोडियम का प्रयोग आपको किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca+ के लिए उपयोग द्वारा कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण आपका हुआ है, तो आपको इसमें ये आंसर हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, सल्फर। अच्छा, सल्फर का जो आपको संकेत होता है S होता है। ठीक है साथियों, पोटेशियम का क्या होता है? K। किस खाद्य पदार्थ में सभी आपको आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतलब अंडा। क्या हो जाएगा? अंडा। वैसे दाल में भी आपको प्रोटीन बहुत पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन करेगा सबसे ज्यादा प्रोटीन के बारे में, तो सोयाबीन याद रखिएगा, सोयाबीन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग। पेडोलॉजी जो है पौधे के जीवाश्म का अध्ययन नहीं है, ये आपको मिट्टी का अध्ययन होता है पेडोलॉजी। अच्छा, एंथोलॉजी जो है फूलों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी जो होता है जंतु विज्ञान का। टोफोलॉजी जो है पोषण का अध्ययन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा साथियों, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से विक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस स्थापित करती है? ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का आपको परमाणु संख्या क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, Cu मतलब कॉपर हो गया, H मतलब आपका मरकरी हो गया, प्लेटिनियम हो गया। याद रखिएगा, ये सब इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उससे भी पूछ लिया जाता है। हरगोविंद खुराना के किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? किसका आविष्कार के लिए? तो ये आपको जीन संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए आपको इसको क्या किया गया था? पुरस्कृत किया गया था, इन्हें पुरस्कृत किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ये आपका हो जाएगा नेफेंथिस। नेफेंथिस आपको कीट पकड़ता है। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से आपको सीलियक रोग हो जाते हैं? तो सीलियक रोग होने का लिए विटामिन कौन सी हो जाएगी? बी हो जाएगा, B12। अच्छा, आपको पूछेगा बताइए स्कर्विक रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन सी के कारण होता है स्कर्विक रोग। अच्छा, रिकेट्स। रिकेट्स किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा, रतौंधी होता है विटामिन ए के कारण होता है, कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन ई के कारण क्या होता है? बांझपन होता है, बांझपन। ठीक है, याद रखना है। विटामिन के जो है आपको रक्त में थक्का जमाने का काम किस विटामिन का होता है? के का होता है। जितना भी फैक्ट बोले सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, भी है। कोशिका में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है वो? तो आपका 39 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोशिका द्रव कहलाता है, कोशिका द्रव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पादपों की विभिन्न प्रजातियों को दीर्घकालीन संरक्षण तकनीक कौन सी है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, इन विट्रो जीन बैंक। इन विट्रो जीन बैंक हो जाएगा। ठीक है साथियों, जीन क्या होता है समझते हैं? जीन होता है कि आगे जनरेशन को बढ़ाने के लिए। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 2002 में आपको ये जारी किया गया था, 2002 में। बढ़ती शहरी रोजगार के प्रक्षेपण में ग्रामीण शहरी पलायन में संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो 42 का आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा आपको, मतलब हैरिस प्रोडो मॉडल। चलिए, 43 का देख लेते हैं। सूची के यहाँ मिलान करने वाला है, चित्रकारी है और यहाँ राज्य है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। मधुबनी मतलब बिहार। ठीक है, लेपाक्षी मतलब की हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए,
फिलिप वर्क निम्नलिखित में किसके संबंध में स्थापित करते हैं? फिलिप वर्क जब आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट हम एक नोट्स आपको तैयार कर रहे हैं जो कि बहुत जल्दी आप लोग को देंगे। ठीक है साथियों, पैंतालीस। ठीक है, कहलगांव, कहलगांव कहाँ पर है तो बिहार में हो जाएगा। खरगोन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ पर हो जाएगा, कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। और कुटगी कहाँ पे हो जाएगा तो आपको कर्नाटक में हो जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, चावल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। कर्नाटक किसके लिए है? कर्नाटक आपको सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो आपको कोलार की कहानी मिलती है। अच्छा, कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध कौन है? कर्नाटक है। अच्छा, बिहार जो है, बिहार अगर बात करते हैं मखाना के लिए प्रसिद्ध है, मखाना के लिए प्रसिद्ध है। वैसे मध्य प्रदेश आपको सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वेलराशाही सम्मिलित नहीं है? 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड आपका टैक्सेशन, ये आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिक्स का बहुत बड़े ज्ञाता है। ठीक है, जे एम किन्स, जनरल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुनार मिंडर, एशिया ड्रामा, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, AFSPA पहली बार कहाँ लाया गया था? अस्फा कहाँ लाया गया था? 47 का आंसर डी हो जाएगा। ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया था। ठीक है, मणिपुर, मेघालय, इन सभी में। मोर भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किए गए थे? 48 का आंसर डी हो जाएगा, 1963 में। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? शामिल नहीं है तो नॉर्मल आप भी पकड़ सकते हैं। उच्चमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बुनाई के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप सेट नंबर हम लोग 4 देखते हैं। एक दिन में 2 सेट करते हैं साथियों, तो 4 को देखते हैं। यहाँ पे से भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ही लोग बताइए कि कितना सारा क्वेश्चन डिस्कशन होता है, बहुत सारा फैक्ट होता है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूब करके अपना परम योग को प्राप्त किया था? तो कौन थे? ये देखिए कितना डीप में जाकर इस क्वेश्चन को पूछा गया है, कितना डीप में जाके। ये आपका थे सोमेश्वर प्रथम। और यहाँ से क्वेश्चन बनबो नहीं किया अभी तक कोई एग्जाम में। और एक बात और हम आपको बता देते हैं कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और लिख करके आप बोलिएगा ऐसे करके, जो पिछले वीडियो में लिखे हुए थे वैसे कहिएगा तो वैसे हम बना दिया करेंगे, ऐसे कहिएगा तो ऐसे ही बना देंगे। वैसे भी फैक्ट हम नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा नेक्स्ट बढ़ते हैं। चोल मंदिरों में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषताएं थी? तो क्या थी उनकी प्रमुख विशेषता? वो विमान, विमान क्या था उनके प्रमुख विशेषताएं। मंडप, जानते हैं ये मंडप वगैरह क्या कहलाता है? जैसे कोई मंदिर बना, ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? मंडप कहलाता है, विमान कहलाता है, ये सब चीज होता है। गोपुर क्या होता है? जो अंदर वाला भाग होता है, यही सब चीज कहलाता है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय सबसे पहले है कहाँ और किसने किया था? तो वैसे तो अतीश दीपंकर जी ने किए थे, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पे? तो ये आपको भागलपुर वाले क्षेत्र में। कहाँ पर है? भागलपुर के क्षेत्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 3 विश्वविद्यालय के नाम याद रखिएगा, आपसे बार बार क्वेश्चन बनेगा। एक तो तक्षशिला जो कहाँ है? आप पाकिस्तान में वर्तमान में, जहाँ के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। एक तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय पूछ लिया जाएगा, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, यहाँ के गुरु कौन थे? शीलभद्र थे, शीलभद्र यहाँ के गुरु थे। और आपको और भी बात हम बता देते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। उसके बाद आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला आपको ये वाला जो आपको दिख रहा है क्षेत्र, यहीं पर था, भागलपुर क्षेत्र। चलिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या, शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां का हमला,
सूरत की पहली लूट, सूरत की दूसरी लूट। तो 4 नंबर को आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर आपको देख लेते हैं एक बार। ABDC मतलब कि आपको इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है साथियों। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन बना था? दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन बना था, ये बात हमें बताना है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर ए हो जाएगा, बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा बना था। ठीक है। बाबर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, ठीक है, और घाघरा का। चारों युद्ध बाबर ने जीत लिया था। बाबर ने सबसे पहले भारत में अगर बात करते हैं मुगल वंश के संस्थापक में बाबर का महत्वपूर्ण योगदान बाबर ने किया था 1526 में। अच्छा, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था और जीता था। और बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, किस नीति का पूछेगा? कौन मुगल शासक ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया था? बाबर ने। बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग भारत में किया था। याद रखना, ये भी फैक्ट आपको। ठीक है। बाबर कौन सा भाषा था? तो फारसी भाषा था। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो बाबर का मकबरा अगर वर्तमान में बात करते हैं तो लाहौर में आपका हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा के बारे में बात करते हैं। हुमायूं जो थे, हुमायूं जो थे, इसके बारे में अगर बात करते हैं, दिन पना लाइब्रेरी से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई थी। सप्ताह में 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था। ठीक है, याद रखिएगा हुमायूं। ठीक है। हुमायूं को किसने हराया था 64 युद्ध में? ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं बहुत दिन के लिए कहाँ चले गए थे? दिल्ली छोड़ करके चले गए थे सिंध प्रांत वाले भागों में। शेरशाह सूरी के बारे में हम आपको कल भी बताए थे, आज भी बता दें। पटना का नाम किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने। आपको ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। रुपया जब यूज करते हैं किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? सासाराम में। अच्छा, बुलंद दरवाजा, अच्छा आप लोग कमेंट्स कीजिए, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? इसमें कौन शामिल नहीं था ये पूछा गया तो सी हो जाएगा। मतलब सर्द उस सुदूर ये शामिल नहीं था, लेकिन दीवान ईसा, दीवान मुमलिक, वजीर, ये सभी लोग शामिल थे। आप लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत में सुल्तान को मंत्री परिषद के जैसे मंत्रिमंडल का भी गठन होती है, ऐसे उस समय भी किया जाता था। ठीक है। चरक संहिता कितने अध्याय एवं खंडों में विभाजित है? चरक संहिता के बारे में जानते हैं, कितने अध्याय में विभाजित है चरक संहिता? तो ये आपको ये हो जाएगा आपको 120 अध्याय 8 खंड में। ठीक है, याद रखना है बहुत। चरक संहिता जो है आपको किस चीज से रिलेटेड है? चिकित्सा से, चिकित्सा से रिलेटेड हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत बड़े चरक जो थे बहुत बड़े आपको चिकित्सक थे। भीड़ सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, A.B. ठक्कर। ठीक है। 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉमस्टन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संभावित W.H. रसूल था। तो 9 के अगर बात करते हैं, 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका मतलब डी हो जाएगा। मतलब 1 2 3 तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। 1857 के विद्रोह के बारे में अगर बात साथियों करते हैं, तो मतलब कि भारत में सबसे बड़ा आपको इतिहास में अगर सबसे बड़ा अगर दयनीय स्थिति देखा जाएगा तो इसी समय हुआ था। ठीक है। और सबसे ज्यादा खूंखार आपको विद्रोह भी हुआ था। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला करके रख दिया था। पूरे आपको नींव हिला करके रख दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। 1857 का विद्रोह जो हुआ था बहुत ही विध्वंसक हुए थे। कैनिंग जो थे, कैनिंग इस समय सही में भारत का गवर्नर थे। 1857 के विद्रोह जो है कब से स्टार्ट हुआ था? 10 मई से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। ठीक है, 10 मई से स्टार्ट आपको हो गया था। अच्छा, मंगल पांडे का समय संबंध किससे है? 34वीं इन्फेंट्री से हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और इसमें आपको असफल होने का क्या कारण था? तो इसमें असफल होने का कारण यही था, लोग संगठित नहीं थे। आपसे पूछेगा कि बताइए पटना से नेतृत्व कौन कर रहे थे? पीर अली नाम के एक व्यक्ति थे जो पुस्तक भी करता थे पटना में।
पटना में टेलर द्वारा उनका दमन कर दिया गया। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था, मोहम्मद इकबाल। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान हमारा लिखा गया, राष्ट्रीय गीत आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण मनगण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और बंगाल का भी हमार सोनार बांग्ला जो है ये भी लिखे गए इनके द्वारा, लता मंगेशकर। ठीक है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, किसने कहा था, ये आपको सी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा सबसे पहला अगर सफल सत्याग्रह कौन था, तो आपको क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 1917 में। उसके बाद आपको अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है। गांधी जी ने सत्य अहिंसा का प्रयोग किए थे, दांडी मार्च इन्होंने किए थे। ठीक है, 1930 के आसपास में इन्होंने दांडी मार्च किए थे, इसमें 78 अनुयायी क्या कहते शामिल थे। अच्छा, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, 1942 में। ठीक है। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा ये किया गया था। अगर पाकिस्तान को बंटवारे का सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो इन्हीं का था, सबसे बड़ा रोल किसका था, इन्हीं का था। ठीक है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण ये एक ऐसे नेता थे जिनके पीछे आज जितने भी नेता बने हुए हैं इन्हीं के कारण से बने हुए हैं, चाहे वो लालू जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, जो भी नेता हो, जयप्रकाश नारायण के कारण ही है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और इन्होंने एक नारा दिया था, देखिए मेरे माइंड से भी उतर रहा है, इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत ही मतलब कि एक नारा इन्होंने दिया था। जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, इन्होंने ही। 1938 में हरिपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था, इन्होंने ही किया था, याद रखना है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको संयुक्त प्रांत कौन थे, ये वाला जो भाग थे, ये वाला भाग को संयुक्त प्रांत कहते थे। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने के लिए मिला था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपको 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार करके किनको कहाँ रखा गया था, जैसे गांधी जी को आगा का पैलेस में रखा गया था, इनकी पत्नी को भी साथ रखा गया था, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी, कस्तूरबा गांधी को। अच्छा, इनका जो है राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, बांकीपुर जेल में रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में, याद रखेगा। जीरो आवर ऑपरेशन किस में चला गया था, इसी में चला गया था। ठीक है, याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1909 में ये पुस्तक लिखी गई थी, 1909 में ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। 1919 में क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। 1915 में अगर बात करते हैं तो गांधी जी भारत लौटे थे। ठीक है, गांधी जी भारत लौटे थे। में भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो 1860 का अधिनियम हुई था, मसौदा तैयार करने वाला आयोग की अध्यक्षता किसने किया था, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का आपको डी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। उसके बाद और हम आपको बताते हैं, इसी के कारण हमारा शिक्षा जो है चौपट हो गया। मैकाले जो थे इंग्लिश शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था। ठीक है, और हिंदी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर बात करते हैं, तो 1857 के समय में गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, आपको पुनः जो विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति कौन थे, कैनिंग ही थे। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात करते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे
सती प्रथा को खत्म करने का काम इन्होंने किया था, सती प्रथा को 1829 में। राजा राम मोहन राय के बहुत ही नजदीकी भी थे। ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों का किसमें निहित किया गया है? 16 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया। भारत के राष्ट्रपति को भारत के प्रथम व्यक्ति मानते हैं, प्रथम व्यक्ति मानते हैं, याद रखिएगा, प्रथम व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविक तौर पर देखिएगा तो कौन हो जाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राज्यपाल, जैसे कि राष्ट्रपति आपको देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे ही राज्यपाल जो है आपको राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। संसद के भाग आपको राष्ट्रपति होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 में चर्चा की गई है राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। आपको महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई आर्टिकल 61 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात की गई है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में उल्लेख किया गया है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, डीपीएसपी, इसकी चर्चा आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक किया गया। टोटल 11 अभी हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। इसे किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, मूल कर्तव्य। ठीक है, 51 है। सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई? तो आपको बता देते हैं। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेलों में संचालन भ्रष्टाचार आरोपों को छानबीन करना। एक साधारण विधेयक पर संसद दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक संसद सदस्य बिना पारित किए उन्हें पास कितने माह तक रखा जा सकता है? तो आपको बता देते हैं मात्र वो 6 माह तक रखा जा सकता है। अगर उनको फिर से संशोधन नहीं किया गया वो चीज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन और बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको बनेगा। कोई भी मंत्री जो है मंत्रिमंडल में भाग ले लेता है, संसद जाता है, लेकिन वो कितने दिन के अंदर अध्यक्षता उनको लेनी होगी? तो 6 माह के अंदर उनको अध्यक्षता किसी लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी लेनी होगी। जनहित याचिका किसके द्वारा आपको अभियोजित की जा सकती है? जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति द्वारा ये की जा सकती है, कोई भी व्यक्ति द्वारा। ठीक है, आपको पी.एन. भागवती जो शायद थे, सबसे पहले आपको जनहित याचिका के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद किस में की गई है? आर्टिकल 21 के, अगर 21 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं तो आर्टिकल 243 के डी में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों को बारे में इसकी चर्चा, सीटों के बारे में चर्चा की गई है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ज्वालामुखी चट्टान। ज्वालामुखी चट्टान का सबसे ज्यादा आपको होता है ज्वालामुखी चट्टान। आग्नेय क्या होती है? आग्नेय चट्टान होती है जो लावा बन के ऊपर आ जाती है। अवसादी क्या होती है? अवसादी चट्टानों में ही सबसे ज्यादा आपको खनिज पाई जाती है। याद रखिएगा, अवसादी चट्टान में पेट्रोल वगैरह, कोयला वगैरह किस में पाई जाती है? अवसादी में ही पाई जाती है। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो ये आपको जाने जाते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच जाने जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? ये जैसे भारत है प्यारा, इधर से मानसून लौटते हुए ऐसे करके आएगी, ऐसे करके सबसे ज्यादा तमिलनाडु में बारिश देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा। अच्छा, जून जुलाई में जो है मानसून एंट्री यहाँ से कर जाती है। कहाँ पे? सबसे पहले मानसून होती है केरल में, केरल में होती है। ठीक है, अच्छा भारत में अगर पूछेगा सबसे ज्यादा मानसून, अच्छा विश्व में बात करते हैं सबसे ज्यादा मानसून कहाँ होती है? मेघालय के मोनसिन नाम में। कहाँ पे? मेघालय के मोनसिन नाम में। ठीक है, याद रखिएगा, मेघालय के मोनसिन नाम में सबसे ज्यादा बारिश उस समय होती है। सबसे ज्यादा बारिश आपको देखने में भारत में भी पूछेगा तो वही मारिएगा। ठीक है, सबसे कम बारिश भारत में कहाँ पे होती है मानसून? लेह लद्दाख में होती है। कहाँ पे? लेह लद्दाख में होती है, याद रखिएगा। चलिए, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। 24 नंबर को आंसर देखते हैं, ये आपका हो जाएगा लघु हिमालय में। हिमालय का कितने भाग है? 4 भाग देखते हैं हम लोग। ठीक है, बृहद हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। लघु हिमालय जो भाग है ये पश्चिमी तट पे ऐसे आकर मिल जाती है, लघु हिमालय। ठीक है, हम आपको बताते हैं, ये मान लीजिए भारत है प्यारा। एक ट्रांस हिमालय हो गया,
एक हो गया बृहद हिमालय, एक हो गया आपको लघु मध्य हिमालय, एक हो गया लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय हो गया। तो पीर पंजाल श्रेणी इसी माता है, पीर पंजाल श्रेणी इसी माता है, ठीक है, याद रखिएगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो आपको माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जो कि नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आम्र वर्षा का एक शब्द है जिसका प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मानसून पूर्व वर्षा, मानसून से पूर्व वर्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वो कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण परिक्रमण लगभग समान समयावधि में किए करते हैं, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, चंद्रमा। अच्छा, आकाशीय पिंड परिभ्रमण परिक्रमण का मतलब समझिए साथियों, परिभ्रमण परिक्रमण मतलब ये होता है कि कोई भी ग्रह आप जो है उसके चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा परिभ्रमण मतलब, ठीक है। तो आप समझिए चीजों को, जैसे सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी, परिभ्रमण, ठीक है। परिक्रमण क्या है कि आपको 24 घंटा में क्या होता है, सूर्य को जो है ऐसे करके 24 घंटा दिन रात होता है, परिक्रमण होता है, ठीक है, याद रखना है। यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा सी, उसमें मेलॉड अभिक्रिया होती है, मेलॉड अभिक्रिया होती है ज्यादा पर उसको पकाने पर। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है, 28 का आंसर हो जाएगा, गामा किरणों में सबसे अधिक आपको आवृत्ति देखने के लिए मिलती है। निम्नलिखित में किस किरणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, 29 का आंसर हो जाएगा क्या साथियों, ए, अपवर्तन परावर्तन आपको परिकिरणन इसमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है साथियों, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में किस आपको सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, केबलर, केबलर का प्रयोग ज्यादा यहाँ पे किया जाता है। प्रति ऊर्ध्वपातन क्रिया में डैश होती है, ठोस जो है ना सीधे गैस में बदल जाती है, ठीक है साथियों। इसमें जो है ऊर्ध्वपातन प्रति उत्पादन माफी चाहेंगे, प्रति उत्पादन में ये अगर उत्पादन सिर्फ रहेगा, याद रखिएगा, ठोस जो है गैस में बदल जाते हैं। जैसे आप अगर कपूर को छोड़ दीजिए तो गैस बन जाएगा बिना दर बने हुए, अगर प्रति उत्पादन बोलेगा तो आपको ठोस से गैस बनती है, याद रखिएगा। डेक्स का उपयोग श्वास परीक्षण में आपको शराबी चालकों के लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शराब की जांच के लिए आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया जाता है, देखते हैं मुंह घुसाता है पता चल जाता है कि इसमें क्या है, शराब है कि नहीं। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण पे होती है, 33 का आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, जीवाणु के कारण। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है, 34 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव मृतक पौधे में किसका उत्पादन करने के कार्य करते रहते हैं, 35 का डी हो जाएगा साथियों, ह्यूमस। अमीबा भोजन का पाचन किस में होता है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, भोजन रसदानी। जल के पुनः आपको अवशोषण किस हार्मोन की भूमिका निभाती है, ये हो जाएगा वेसोप्रेसिन। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है, 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है, 39 का आंसर डी हो जाएगा, पेशियों के संकुचन और नियंत्रण। ओटावान गुएरिको 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे, 40 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, वायु पंप। अल्प अवधि में भूमि के विभिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं, 41 का हो जाएगा, आभासी लगान कहते हैं, क्या कहते हैं, आभासी लगान कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित किस सम्मेलन की देन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेटन वुड का देन है, ब्रेटन वुड का देन है, ठीक है साथियों। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, खाद्य वगैरह जो खाद्य पदार्थ है उसके मतलब मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो ये FAO का ये आप जाएगा रोम में हो जाएगा, रोम। WTO का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा में। निम्नलिखित में किसको चिपको आंदोलन व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, 43 का सी हो जाएगा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। अच्छा, चिपको आंदोलन की अगर बात आएगा तो सुंदरलाल बहुगुणा का भी नाम आ जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में उन्होंने किया था। लानोज या कंपोज घास किस बायोस के अंतर्गत आता है, 44 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय बायोम। निम्नलिखित में कौन सा आपका टेरिटोरियल बायोम
का उदाहरण है। 45 का आंसर ये हो जाएगा टेगा। G20 का 18वें सम्मेलन आदर्श वाक्य मोटो क्या है? 46 का आंसर ये हो जाएगा एक व्यक्ति, एक परिवार, एक भविष्य। मानव विकास सूचकांक आपको, इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है। गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो 61-62 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कुल पूंजी राज्य सरकार का हिस्सा कितना हो जाएगा? 49 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित है कावेरी बेसिन में स्थित है? 50 का सी हो जाएगा साथियों। 1, 3, 4 मतलब आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, इनका संग आपको सत्यमंगलम बाग, उसके बाद हो जाएगा वायनाड। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है साथियों। कुछ अस्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। जैसे कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कोहलाडीबा से। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल से। पहियोल का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जो यह। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु है तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल और आपका सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो संयुक्त आपका जुड़वा राजधानी था, स्टुअर्ट पिंगट ने बताया था। अच्छा साथियों, एक बात और बताते हैं, 1 घंटा प्लस हो गया था, इसलिए लास्ट में 5 मिनट हम जल्दी जल्दी आपको सिर्फ आंसर बता दिए हैं। आप लोग बताइएगा सेट कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।